तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ का अगला पार्ट, जो बेसिकली ये रेनेसाई का पार्ट है, जो एक्सटेंडेड फॉर्म में मैं इसको आज पढ़ाने जाऊंगा। तो बेसिकली था क्या, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जो रेनेसा था वो एक क्या था, पुनर्जागरण, एक आंदोलन मूवमेंट था, जो कि कहाँ पे, इटली में फ्लोरेंस नाम के शहर में आया था। तो अगर हम लोग बात करें रेनेसा की, क्या ये रेनेसा केवल वहीं यूरोप में या फ्लोरेंस में या यूरोप भर में आया था? तो ऐसा नहीं था। अगर रेनेसा की बात की जाए, पुनर्जागरण की बात की जाए, तो ये इंडिया में भी आया था, पर थोड़ा लेट आया था 18th सेंचुरी में, जैसा कि हमें पता हो। जैसे कि राजा राम मोहन राय या ये लोग काफ़ी सारे रिफॉर्मेंट्स लाए थे, जिसमें बेसिकली क्या इन्फोर्स किया गया था कि बैक टू वेदांत, उसकी बात की गई थी। क्योंकि लोगों ने क्या किया था, जो इसमें दोनों इंडियन रेनेसा और जो यूरोपियन रेनेसा है, उस दोनों में एक मेन कनेक्शन है कि लोगों ने क्या किया था, जो मेडवल एजेस थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, और जो एंशियंट पीरियड था उसे अप्रिशिएट किया था, और उसमें आइडिया मिला के तो मॉडर्न एज लाने की कोशिश की थी। बेसिकली था ये। तो अगर हम लोग बात करें, तो अगर कोई भी सोसाइटी में ये ट्रिगर पॉइंट होता है, तो ट्रिगर पॉइंट ये बेसिकली आया क्यों था? क्योंकि अगर यूरोप में भी बात करें, तो यूरोप में भी चर्चेस थी, बहुत डोमिनेंट होने लगी थी, बहुत ज़्यादा ईविल प्रैक्टिसेस कर रही थी। तो इस वजह से लोग रेनेसा लाना चाह रहे थे, एक मूवमेंट ऐसा लाना चाह रहे थे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा अब थक चुके थे ऐसे ईविल प्रैक्टिसेस देख देख के और सह सह के। वैसे ही इंडिया में भी देखा जाए, तो इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही थी, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया। कास्ट सिस्टम उस समय का बहुत रिजिड था, जैसे कि हमें पता है गुरु नानक देव जी ने या फिर जैन फिलोसफर, जैसे कि जैन धर्म हुआ या फिर बुद्धिज़्म हुआ, ये सब क्यों राइज हुए? ये सब इसलिए राइज हुए क्योंकि जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव पर्पज से इसको ये लिया जा रहा था। इस वजह से रेनेसा लाना यहाँ पे भी ज़रूरी था। तो हम लोगों ने देखा कि इन दोनों जो रेनेसा के थे, इसको मेन कॉजेज़ क्या क्या थे, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ईविल प्रैक्टिस हो रही थी। पर अगर हम वहाँ की यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तो यूरोप में हम लोग बात करेंगे, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये इटली के फ्लोरेंस नाम के शहर से स्टार्ट हुआ था। और हम लोगों को पता है कि ये एक रात में तो शुरू नहीं होगा, तो इसको ट्रिगर होने के लिए बहुत सारी साल लगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इसके हम लोग थोड़े बहुत पॉइंट समझेंगे कि ये क्या लिखा है। कॉमनली बिलीव्ड दैट इट स्टार्टेड इन 1453 व्हेन द टर्क कैप्चर द कॉन्स्टेंटिनोपल। तो बेसिकली कहा जाए, जो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का एक जो शहर था, ये क्या था, एक अभी भी अगर आजकल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है। यहाँ पे क्या जो अलग अलग रिलीजन है, तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। कि इसका जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, इसकी क्या रिलीजियस इंपॉर्टेंट पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो बिलीव करते हैं, जो उनके जीसस क्राइस्ट थे वो यहाँ से बिलोंग करते थे। जो इस्लामिक है, जो इस्लाम है, उसके पर्पज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होली प्लेस है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो अब इसको किसने कैप्चर कर लिया? तुर्क ने कैप्चर कर लिया था। कब? 1453 में। तो यहाँ के बेसिकली हुआ क्या, यहाँ के जो लोग थे, अब वो भाग के कहाँ पहुँच गए? इटली पहुँच गए। तो अब जो वो लोग भागे, तो अपने साथ जो उनकी जो सबसे कीमती चीज़ थी, उनका ज्ञान, तो वो अपने साथ लेके वहाँ पे जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, वहाँ से भागे कहाँ पे? इटली में। तो वो अपना ज्ञान अपने साथ लेके चले गए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ग्रीक स्कॉलर्स ऑफ द सिटी रैन अवे कैरिंग देयर टेक्सेस। टेक्सेस में क्या था? जो उनकी जो हज़ारों साल पुराना ज्ञान था, जो अब जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या था, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते थे, जो हज़ारों साल से रोमन कल्चर हुआ या ग्रीक कल्चर हुआ, तो सबका ज्ञान, सबका उनके टेक्सेस में लिखा हुआ था। तो जब वो अपना टेक्स्ट लेके कहाँ इटली के अंदर पहुँचे, तो उन्होंने अपना वो वहाँ पे यूरोप में जाके अपना ज्ञान बखाना शुरू कर दिया। बेसिकली कहा यह जाए तो दे वॉन्ट टू इटली एंड इनलाइटेड द पीपल विद अ सेंस ऑफ इंक्वायरी। तो अब बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि वहाँ के जो लोग थे, अब वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 15th सेंचुरी में जो चर्चेस थी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। लोगों के रीजन को, लोगों को सोचने तक की सीमाएं नहीं, लोगों को सोचने तक की आज़ादी नहीं थी। उन्हें हर चीज़ में प्रताड़ित किया जाता, हर चीज़ में दबाया दिया जाता। पर अब वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे जब वहाँ पे लोग पहुँचे ये इतना सारा ज्ञान लेकर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों के पास सोचने की क्षमता भी नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने लोगों को लॉजिक दिया। जैसे कि हमें, अगर आप लोग फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं, तो फ़िलॉसफ़ी में एक टॉपिक होता है लॉजिक। तो लोगों के पास लॉजिक आया, जो कि फ़िलॉसफ़ी में पढ़ाया जाता है। तो लोगों के पास लॉजिक और रीज़निंग की पावर आई। तो पहले क्या होता था रेनेसां में, जो डार्क एजेस थी, डार्क एजेस में जो भी चर्च के पादरी लोगों से कह देते थे, तो वो लोग असली में मान लेते थे। वो हर फिनोमेना को, हर नेचुरल फिनोमेना को किसके, जो गॉड के पर्सपेक्टिव से होता था, दिखाते थे। जैसे कि अगर बारिश हो रही है, तो वो अब गॉड करवा रहे हैं, या फिर कुछ भी गलत हो रहा है समाज में, तो भगवान करा रहे हैं। हर चीज़ को गॉड से रिलेट करके बताते थे। तो जब जो ग्रीक लोग आए, वो जब वहाँ
वहाँ के लोग भाग के यहाँ पे आए, तो उन्होंने बताया कि हर चीज़ के पीछे थोड़ा बहुत लॉजिक तो होता है। लोगों के दिमाग में उन्होंने रीज़न डालना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से इसके जो काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे मिले। दिस वाज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ रेनेसा, कि अब रेनेसा होने का मेन कारण तो इसी को कहा जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो यूरोप था, यूरोप में तो अब भाई किसी को सबका दिमाग एक जैसा ही घूमने लगा था, क्योंकि हर चीज़ हर हर आदमी जो भी फिनोमेना होता है, नेचुरल फिनोमेना, वो गॉड से लिंक करने लगा था। पर जब दूसरे वहाँ के लोग पहुँचे वहाँ पे अपना ज्ञान लेके, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो गलत चीज़ें चल रही हैं। तो अब इमीडिएट क्या, रेनेसा का इमीडिएट कॉज क्या बना कि भैया जो तुर्क ने उनके ऊपर अटैक किया था, जो लोग वहाँ से भागे, तो यही इनका मेन रीज़न बन गया कि लोग वहाँ से वहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो यही क्या रीज़न बना, यही मेन रीज़न बना किसका, रेनेसा का। रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ग्रीक रोमन आर्ट एंड लिटरेचर। अब लोगों को बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, इंटरेस्ट होने लगा ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर के अंदर, क्योंकि अब भैया उन्हें पता चला कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने ज़्यादा ज्ञानी थे, या फिर उनके पास कितना ज्ञान था। रिवाइवल प्लस न्यू आइडिया। अब उन्हें क्या हुआ, अब उन्होंने पुराने आइडियाज़ तो उठाए, पर अपने साथ में उन्हें जो अच्छे लग रहे थे विचार, उसके साथ साथ अपने विचार भी डालने लगे। पीपल फेल्ट एंशिएंट ग्रीक रोमन ट्रेडिशन वर रिच इन कल्चर हेरिटेज। तो लोगों को लगा कि भैया जो ग्रीक और रोमन कल्चर था भैया, इनका ट्रेडिशन इतना ज़्यादा रिच था कि हमें पता ही नहीं था। क्योंकि आप लोगों को मिडिल एज तो वैसे ही पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि हर चीज़ के पीछे गॉड का लॉजिक लगा दे रहे थे लोग। मेडिवल आइडियाज़ वर कंसिडर्ड बैकवर्ड एंड रिजेक्टेड। तो लोगों ने बेसिकली, जैसे कि हमने बात की थी कि इंडिया में, और अगर हम लोग बात करें यूरोप की, तो उन्होंने क्या किया था, मेडिवल एजेस को रिजेक्ट ही कर दिया था, क्योंकि उस समय के जो चर्चेस का रूल था उसे डार्क एज कह दिया गया। हर चीज़ में कंजर्वेटिज्म, कि अगर कोई आदमी भी कोई गुनाह कर रहा है तो भाई पैसा दे दो, और अपने गुनाह का, उनके जो चर्चेस थी वो एक डॉक्यूमेंट साइन कर देती थी और कहती थी तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो गए। जैसे अगर आप लोग 1000 को खून भी कर दें तो आप चर्चेस को पैसा दे दें और वो आपको डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट दे देंगे, तो आपके सारे खून माफ़ हो गए। तो अब इससे क्या होगा, जो सोसाइटी है उसमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्या हो रहा था, सोसाइटी वर कंट्रोल्ड बाय रिलीजन। तो जो सोसाइटी थी अब वो कंट्रोल किससे हो रही थी, यहाँ पे बेसिकली दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ तो आप लोग ले लेना, कि जो सोसाइटी थी वो कंट्रोल हो रही थी किससे, रिलीजन से। मैन वॉज अ स्लेव इन हैंड ऑफ द रिलीजन। अब एक आदमी क्या बन गया था, एक सीधी तरीके से कहा जाए तो गुलाम बन गया था, किसका, धर्म का गुलाम बन गया था इस समय में, रेनेसा के टाइम पे, रेनेसा के टाइम से पहले डार्क एजेस में। अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि और क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े। द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। अब जो क्लासिकल लिटरेचर थी उसका क्या हुआ, रिवाइवल हुआ। जो पुराने विचार थे उनकी, जो पुराने विचार थे एंशिएंट ऑफ ग्रीक लिटरेचर थी, उनका रिवाइवल हुआ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेनेसा वाज द रिक्रिएशन एंड स्टडिंग ऑफ एंशिएंट लैटिन एंड ग्रीक लिटरेचर। तो लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो उस समय के कल्चर या ट्रेडिशन था, तो लोगों ने अपनी लैंग्वेज लिटरेचर में लिख के रखा था, तो लोगों को ये पसंद आ रहा था बहुत ज़्यादा। द पाइनियर स्कॉलर वॉज द पेट्रार्क। तो उस समय के जो सबसे ज्ञानी आदमी थे, तो किसे कहा गया है, पेट्रार्क को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने कंपाइल किया था जो एरिस्टोटल, जिस आप लोग अगर फिलॉसफी वगैरह पढ़ी हो, तो फिलॉसफी में क्या एरिस्टोटल और प्लेटो एक माइलस्टोन है अगर फिलॉसफी में कहा जाए तो इन्होंने जो एरिस्टोटल और प्लेटो का जो वर्क था वो कंपाइल कर दिया गया। इसी वजह से इन्हें उस समय का पायनियर स्कॉलर कहा गया, सबसे ज्ञानी स्कॉलर कहा गया किसे, पेट्रियॉक को। हिज स्टूडेंट मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर थोड़ी गलत हो जाएगी, बचकॉई ऑल्सो प्रमोटेड क्लासिकल लर्निंग। तो जो इनके स्टूडेंट थे इन्होंने भी प्रमोट की क्लासिकल लर्निंग। मैनी ग्रीक स्कॉलर्स हु केम फ्रॉम द कॉन्स्टेंटिनोपल स्प्रेड द एंशिएंट लिटरेचर इन फ्लोरेंस। तो बेसिकली जो बहुत सारे जो ग्रीक से स्कॉलर्स आए थे, जो और उन्होंने क्या किया था कि जो एंशिएंट लिटरेचर थी वो कहाँ पे फैलाना स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ज्ञान था वो कहाँ पे फैलाना स्टार्ट किया, फ्लोरेंस में फैलाना स्टार्ट कर दिया था। द पोप निकोलस फिफ्थ फाउंडेड द वेटिकन लाइब्रेरी इन 15th सेंचुरी। जो पोप निकोलस फिफ्थ थे उन्होंने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पे एक लाइब्रेरी सेट कर दी थी। और जो एरोनिमस था उसने एडिट द न्यू टेस्टामेंट इन ग्रीक लैंग्वेजेस। तो जो एरोनिमस था उसने टेस्टामेंट्स को ग्रीक लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया था।
तो बेसिकली बात की जाए तो जो रेनेसा थी वो बेसिकली कहा जाए तो एक जर्नी थी किससे डार्क एजेस टू रैशनलिज्म। तो मतलब कि लोग अंधविश्वास से एक लॉजिक की दुनिया में पहुंच गए। तो एक तरीके से जर्नी को कह सकते हैं रेनेसा। तो और इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे रेनेसा में, रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि अब हर कोई अपना ज्ञान एक एक आदमी को बताते, कान में जाके बताते थोड़ा पड़ेगा। तो उस समय क्या, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, किताबों के द्वारा जब लोग अलग अलग जगह के लोग अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, तो एक जो आज का, अगर हम लोग आज समय की बात करें, अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन टेलीकास्ट करनी हो तो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लोग लाखों लोग यूज़ करते हैं। तो हाल के इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। पर उस समय पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो उस समय क्या अवेलेबल था, जो बुक्स थी या प्रिंटिंग वाली चीज़ें थी, तो वही अवेलेबल रहती थी, वही लोग पढ़ते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, तो अब जब प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो अब उस समय जो प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो जैसे कि हमें पता है 16 सेंचुरी या 17 सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में पहुंच गई थी। कहाँ से, चाइना से। तो अब होगा क्या, जो रेनेसा के जो बारे में जो चीज़ें लिखी जाएंगी, अब वो लार्ज स्केल पे प्रिंटेड होंगी और वो लोगों के बीच में लाई जाएंगी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाई जॉन विटिंगबर्ग। तो जॉन विटिंगबर्ग ने इन्वेंशन कर दिया किसकी, प्रिंटिंग प्रेस की। हैड इन्फ्लुएंस्ड रेनेशियन लिटरेचर। तो इसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया जो रेनेसा का लिटरेचर था, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड में फैलाया। द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड बाई जॉन गुटेनबर्ग वाज द बाइबल। तो पहली बार लोगों को पता ही नहीं था कि बाइबल में बेसिकली होता क्या था, क्योंकि जो 14 सेंचुरी या 15 सेंचुरी की बात करेंगे, तो उस समय के जो यूरोप के लोग थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो अब जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें भैया धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है बेसिकली उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। तो वो क्या धर्म की बातें करेंगे कैसे, उन्हें पता ही नहीं था बाइबल में लिखा क्या है। तो इससे जो प्रिंटिंग प्रेस का रोल होगा वो क्या होगा, कि जो प्रिंटिंग प्रेस जब पहली बार इतनी लार्ज स्केल में, पहली बार तो बाइबल थी नहीं, और जब बाइबल थी तो क्या हुआ, जब उनका प्रिंटिंग प्रेस वाइड स्प्रेड में करा दिया, बहुत लंबी मात्रा में करा दिया, तो लोग पढ़ेंगे पहली बार कि भैया होता क्या है, धर्म क्या होता है, धर्म की चीज़ें क्या होती थी। पहले क्या, पादरी ने कुछ कह दिया, हाँ भैया मान लिया हमने, पंडितों ने कुछ कह दिया तो मान लिया। तो अब होगा क्या यहाँ पे, कि जो पहली बार लोग धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, जो धीमे धीमे क्या करेंगे, एजुकेशन फैलेगी। तो हमें पता हो कि जो 14 सेंचुरी की पॉपुलेशन थी वो इतनी पढ़ी लिखी थी, पर धीमे धीमे जब बुक पब्लिश होना स्टार्ट होगी, तो लोगों के अंदर नई चीज़ें सीखने की क्या, जागने की जिज्ञासा उठेगी। तो इस वजह से लोग क्या, बाइबल वगैरह पढ़ेंगे। विलियम कैक्सटन वाज द फर्स्ट टू सेट अप द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। तो भैया ये नाम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, विलियम कैक्सटन जो पहले आदमी थे जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को स्टेब्लिश करवाया था। लेटर मैनी प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन थ्रू आउट द यूरोप। तो धीमे धीमे करके क्या हुआ, जब एक चीज़ कोई करता है तो बाकी सब देख के भी वही सब करने लगते हैं। तो क्या हुआ था, तो इनको देखकर जो यूरोप में बहुत सारे लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश करना स्टार्ट करवा दिया था, क्योंकि भैया लोगों को भी धंधा दिख रहा था इसमें। दीज प्रिंटिंग प्रेस प्रोवाइडेड मोटिवेशनल टू रेनेसन मूवमेंट। तो इन प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया, एक तरीके से हेल्प की किसको, रेनेसा को फैलने में, और उसे हेल्प की कि वो वाइड स्प्रेड हो पाई। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे। आप लोग चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में लाइन वाइज, सीरीज़ वाइज मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।